हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं उत्सर्जन तंत्र एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी पार्ट 6 लाइफ प्रोसेस चैप्टर का पार्ट 6 आज हम पढ़ेंगे। ये लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का, तो जिसमें हम पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो सिस्टम को पढ़ने से पहले हम उत्सर्जन को देख लेते हैं कि उत्सर्जन होता क्या है, यानी जब तो आप उस सिस्टम के बारे में पढ़ पाओगे। उत्सर्जन क्या होता है? शरीर में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप जो बने बेकार तथा हानिकारक नाइट्रोजन युक्त पदार्थ को बाहर निकालने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने क्या लिया, फूड लिया, मान के लीजिए लेते ही हम, तो हमने जो फूड लिया तो क्या उसमें हम CO2 नहीं ले रहे, NH3 नहीं ले रहे, या और कोई अपशिष्ट पदार्थ नहीं ले रहे, सब ले रहे। ठीक है, अब हम जैसे फूड ले रहे हैं, मान लो हम बाहर जा रहे हैं, बाहर जाके हमारा मन किया, हमने आइसक्रीम खा ली, टिक्किया खा ली, कुछ भी चीज खा ली, तो वहां पे कोई फास्ट फूड खा ले तो उसके साथ हमें CO2 भी तो मिल रही है, और बाहर खाना ऐसे ही रखा रहता है ठेले पे, तो वहां पे और काफी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स उसमें मिक्स हो जाते हैं, तो वो डिजोल्व नहीं होते। ठीक है, वो डिजोल्व नहीं होते, वो क्या करते हैं, बाहर हमारी बॉडी से निकल जाते हैं। एक जो हम फूड लेते हैं, जो हम लेते हैं फूड यानी सब्जियां खाते हैं, रोटी खाते हैं, तो उनमें क्या होता है, यूरिया होता है। ठीक है, और जो होते हैं यानी CO2 NH3 वो सब तो निकल जाती है तरल पदार्थ में, लेकिन यूरिया जो होता है वो क्या करता है, हमारी बॉडी में डिजोल्व नहीं होता, वो भी बाहर निकलता है। तो वो उन सबको बाहर निकालने की प्रोसेस को हम उत्सर्जन में पढ़ेंगे। यानी कि आप इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे, शरीर में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप बने बेकार तथा हानिकारक नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को ही उत्सर्जन कहते हैं, जैसे कि CO2 NH3 अन्य अपशिष्ट पदार्थ। अगली लाइन से लिखेंगे, शरीर के वह अंग जो उत्सर्जन में सहायक होते हैं उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। यानी शरीर के वह अंग जो उत्सर्जन करने में सहायक होते हैं शरीर उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी उत्सर्जन की डेफिनेशन। अब हम देखेंगे उत्सर्जन यानी मनुष्य का उत्सर्जी तंत्र कैसा होता है। ठीक है, मनुष्य का उत्सर्जी तंत्र यानी मनुष्य एवं अन्य कशेरुकी जंतुओं में प्राथमिक उत्सर्जी अंग जो है वो किडनी है। मनुष्य होते हैं और कुछ अन्य जीव जंतु होते हैं कशेरुकी, उनमें प्राथमिक अंग किडनी को माना जाता है। यानी किडनी ही ऐसा है जो ब्लड को क्या करता है, उत्सर्जी यानी वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल देता है, और जो रक्त होता है उसको हृदय तक पहुंचा देता है, यानी उसको वापस धमनी और सिराओं द्वारा भेज देता है। ठीक है, तो इसके तंत्र में डेफिनेशन देख ली आपने, मनुष्य एवं अन्य उच्च कशेरुकी जंतुओं में प्राथमिक उत्सर्जी अंग वृक्क को माना गया है या वृक्क होता है। तो इसके अंग देखेंगे, नंबर 1 तो वृक्क है, जिसको कहते हैं हम इंग्लिश में किडनी। नंबर 2 है मूत्रवाहिनी, जिसको कहते हैं हम यूरेटर। थर्ड है मूत्राशय, जिसको कहते हैं हम इंग्लिश में यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर, और चौथा है मूत्र मार्ग, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं यूरेथ्रा। क्लियर, ये चारों पॉइंट इसके नोट कर लीजिए। ठीक है,
पहला होता है वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं किडनी की। किडनी का आकार आप सब जानते हो सेम जैसा होता है। मैं यहाँ पे बना देती हूँ। ठीक है, तो ये हो गई वृक्क। दो होते हैं, एक दायां और एक बायां। तो एक जिसमें अशुद्ध रक्त जाता है, हमने यहाँ पे दो नर्व बनाई है, एक में शुद्ध रक्त जाता है, यानी अशुद्ध आता है और शुद्ध होकर वापस जाता है। यहाँ पे होता है हाइलम। ठीक है, ये जो होती है इसको कहते हैं हम मूत्रवाहिनियां। ठीक है, नीचे होता है मूत्राशय और उसके नीचे होता है मूत्र मार्ग। ठीक है, मैंने इसमें इम्पोर्टेंट जो नाम है लेबलिंग में वही करी है और आप अपने उस बुक से देख लेना। अब क्या होता है देखिए, अब जैसे मान लीजिए फूड लिया, हार्ट तक हमने कल पढ़ लिया था कि हार्ट में ब्लड पंप होता है। अब ब्लड पंपिंग होके कहाँ आया, जैसे कल मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि जो हमारे ब्रेन में काफी जहरीले पदार्थ होते हैं जैसे CO2 NH3, तो वहां पे ब्लड गया और ब्लड क्या किया, उसको सबको ले आया अपने साथ में और फिर से हार्ट में आ गया। हार्ट ने उसे लंग्स के पास भेज दिया और लंग्स उसे भेज रहा है किडनी के पास। ठीक है, अब किडनी में क्या हो रहा है, अशुद्ध रक्त यहाँ से आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ये हाइलम है एक। हाइलम क्या काम करता है, हाइलम एक ऐसा काम करता है जैसे कि हम जब चाय बनाते हैं तो क्या करते हैं, उसमें काफी सारा मटेरियल डालते हैं, चीनी डालते हैं, चाय पत्ती डालते हैं, अदरक भी डालते हैं, बहुत से लोग लौंग इलायची काफी सारी चीजें डालते हैं। तो क्या सबको पी जाते हैं, नहीं ना, उसको क्या करते हैं, पहले उसको छन्नी लगाते हैं, उसको छान लेते हैं और उसको एकदम क्या बना लेते हैं, एकदम लिक्विड फॉर्म में आ जाती है वो, और उसको फिर हम पीते हैं। यानी उसमें जितना भी हमने मटेरियल डाला वो सब अलग निकल गया, यानी वो वेस्ट हो गया, उसको हम फेंक देते हैं। ऐसा नहीं उसी को यूज करते रहते हैं, उसको फेंक देते हैं। तो इसमें हाइलम का काम भी वही है। इसमें छोटे छोटे इतने छोटे छोटे सीप्स होते हैं, छिद्र होते हैं, जो क्या करते हैं, इस ब्लड को क्या करते हैं, छानने का काम करते हैं। अब यहाँ पे जो यहाँ से जो ब्लड गया इसमें इसके अंदर, अब वो ब्लड क्या किया, इन्होंने उस ब्लड को छान दिया एकदम से। ठीक है, तो इसमें जो भी CO2 थी, NH3 थी, यूरिया था, सब छन गया और इसके ऊपर चलनी में रह गया, और जो सही ब्लड था एकदम शुद्ध हो गया वो इसके अंदर चला गया। ठीक है, अब इसने क्या किया, यहाँ से होकर अशुद्ध ब्लड, यहाँ पे एक नर्व लगी, यहाँ पे एक शिरा होती है जिसमें अब जो अशुद्ध ब्लड आया वो इसमें शुद्ध होकर वापस लौट गया। कहाँ पहुंच गया, हार्ट के पास। यानी हार्ट ने जो शुद्ध ब्लड, कल हमने पढ़ा था कि जो धमनी होती है वो क्या करती है, शुद्ध रक्त को ले जाती है। ठीक है, अब धमनी क्या कर रही है, जो शिरा हृदय से शरीर के अंगों तक रक्त को ला रही है, और शिरा क्या कर रही है, शरीर के अंगों से रक्त को वापस हृदय तक ले जा रही है। तो धमनी इसको यहाँ लेकर आई। ठीक है, अब इसको शिरा इसको वापस हृदय तक लेकर जाती है। ठीक है, अशुद्ध रक्त आया, अब यहाँ पे वो क्या हुआ, छन गया, उसका प्योरिफिकेशन हो गया और वापस इसी दूसरी नर्व से यानी दूसरी शिरा से वो शुद्ध रक्त वापस कहाँ चला गया, हृदय में चला गया। ठीक है, यही काम सेम इसका होता है। अब इसमें चला गया। अब बात आती है कि जो इसके अंदर गया, यानी इसमें क्या गया, जो CO2 NH3 जो भी अपशिष्ट पदार्थ थे वो सब यूरिन के रूप में इस मूत्रवाहिनी से बाहर आ गए और किसमें आके इकट्ठा हो गए, मूत्राशय में आकर इकट्ठा हो गए।
ठीक है। अब जो यूरिया था, यूरिया क्या है, यूरिया एक ऐसा सॉलिड मटेरियल्स होता है जो गलता नहीं है, तो वो क्या करता है, वो मल के रूप में छोटी आंत और बड़ी आंत से होकर बाहर निकल जाता है। ठीक है, आ गया इतना समझ में। तो ये होता है वृक्क का काम। वृक्क की संरचना, वृक्क क्या होता है, 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी, 6 सेंटीमीटर चौड़ी और 3 सेंटीमीटर मोटी होती है। यानी 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी, 6 सेंटीमीटर चौड़ी और 3 सेंटीमीटर मोटी होती है। अब इसमें वेट होता है, पुरुष में इसका वेट अलग होता है और मादा में इसका वेट अलग होता है। पुरुष में इसका वजन होता है 125 ग्राम से लेकर 170 ग्राम तक, जबकि स्त्री में इसका वजन होता है 115 ग्राम से 125 ग्राम तक। ठीक है, आगे समझ में आपको। ठीक है, अब आगे दूसरा है मूत्र वाहिनी। वृक्क आपको समझ में आ गया। मूत्र वाहिनी में क्या है, मूत्र वाहिनी आप समझे काम क्या कर रही है, ये जो अपशिष्ट पदार्थ निकले उनको पहुंचा रही है मूत्राशय तक। ठीक है, अब ये कितनी लंबी होती है, ये 25 से 30 सेंटीमीटर लंबी होती है, 25 से 30 सेंटीमीटर लंबी और 1.5 सेंटीमीटर मोटी होती है। ये तिरछे छिद्र द्वारा मूत्राशय में खुलती है, यानी कि जहां पे ये खुलती है तो उसको कहते हैं हम यूरेटर ओपनिंग। यानी एक तिरछा छिद्र होता है, जैसे ये मैंने यहाँ पे थोड़ा सीधा बनाया, ये तिरछा होता है इस तरीके से, तो इसमें खुलती है। अब ये तिरछे छिद्र होने का मतलब क्या है, सीधा भी तो हो सकता है। ये तिरछा इसलिए होता है कि जो यूरिन इसमें आया वो वापस दोबारा से किडनी तक ना पहुंचे, इसलिए वो तिरछा होता है। यानी क्या होता है, जब नली से कहीं पानी भरना होता है, वो नली बीच में से थोड़ी मुड़ जाती है, तो क्या होता है, पानी वापस नहीं जा पाता है ना। तो वही कंडीशन यहाँ पे है। ये भी एक नली है, तो ये क्या कर रही है, यहाँ से तिरछी होती है और तिरछी होने के कारण जो ये यूरिन को लेकर आई फिर वो वापस ना जा सके। आगे बात समझ में, इसको दोबारा से एक बार पढ़ लेते हैं। क्या लिखेंगे आप, जो मूत्र वाहिनी होती है वो 25 से 30 सेंटीमीटर लंबी होती है, 1.5 सेंटीमीटर मोटी होती है और यह तिरछे छिद्र द्वारा मूत्राशय में खुलती है। ठीक है, तिरछे छिद्र द्वारा इसलिए मूत्राशय में खुलती है क्योंकि ये मूत्र को दोबारा वापस ना ले जा सके। अगला है मूत्राशय। मूत्राशय क्या करता है, मूत्राशय एक श्रोणि गुहा में स्थित होता है। श्रोणि गुहा में स्थित एक थैली नुमा अंग होता है, यानी एक थैली होती है। ठीक है, तो इसकी दीवार मोटी होती है। ठीक है, मोटी होती है और मतलब एक लचीली होती है, फैलने वाली। जैसे जैसे उसमें यूरिन भरता जाता है तो वो क्या करती है, फैलती जाती है। ठीक है, फैलती जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, मूत्राशय कहते हैं। तो एक बार मूत्राशय में 7 से 800 मिलीलीटर यूरिन आ जाता है। एक बार में मूत्राशय के अंदर 7 से 800 मिलीलीटर तक मूत्र इकट्ठा हो सकता है। ऐसे कभी देखा है ना, कभी वॉशरूम जाना होता है, इकट्ठे फंस जाते हैं तो क्या होता है, पेट में दर्द होने लगता है, पेट फूल जाता है, किसी को प्रॉब्लम भी हो जाती है, यूरिन पास नहीं हो रहा। ठीक है, उसके कोई स्टोन वगैरह हो गई तो उसका पेट क्या होता है, बहुत मोटा हो जाता है। वो किसके कारण होता है, क्योंकि उसमें जो मूत्र मार्ग है उसकी दीवारें जो है वो एकदम फैल गई हैं और बड़ी हो गई हैं, तो वो फूल गई हैं एकदम से। तो एक बार में 700 से 800 मिलीलीटर क्या आ जाता है, उसमें यूरिन इकट्ठा हो जाता है। मूत्र मार्ग आता है लास्ट में, नीचे हमारा मूत्र मार्ग स्थित होता है। मूत्र को शरीर से बाहर निकालने का काम करता है, यानी मूत्र मार्ग जो है ये क्या करेगा, जो मूत्राशय में मूत्र इकट्ठा हुआ उसको बाहर निकालेगा। यानी ये एक नलिका होती है जिसे हम मूत्र मार्ग कहते हैं। अब पुरुषों में ये 15 से 20 सेंटीमीटर लंबी होती है। पुरुषों में यही मूत्र मार्ग जो है जनन मार्ग का भी काम करती है, जनन का भी काम करता है, लेकिन स्त्री में ये 4 सेंटीमीटर लंबी होती है। आगे आपको ये बात समझ में। ठीक है, यहाँ पे आपका उत्सर्जी तंत्र पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, साथ साथ में आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर में कोई भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आया हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछिए। ये चैप्टर एग्जाम आपके बोर्ड के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे अगली मैं अपनी एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी अभी, जिसमें मैं
आपको इस चैप्टर के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी। आप क्या करेंगे, जहाँ पे आप ये नोट्स लिख रहे हो उसके पीछे एक पेज में वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिखेंगे। इस तरीके से सारे चैप्टर्स को पढ़ाने के बाद मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी, आपको वो क्वेश्चंस लिखने हैं और जब आप रिविजन करेंगे तो उन क्वेश्चंस के आंसर आपको उस टाइम लिखनी है। उस टाइम किसी टीचर की आपको हेल्प नहीं मिलनी है, आप जो नोट्स अपने बना रहे हो उसी में उसके आंसर है, तो वहां से आप नोट्स याद करेंगे और वो आंसर लिखेंगे। मैं गारंटी दे रही हूँ बोर्ड के एग्जाम में आपको अलग से कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं है, चाहे बोर्ड का एग्जाम हो चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, इसी में से आपका सारा पेपर आता है। ठीक है, थैंक यू।